नमस्कार। समर्पण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस आज जो है एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में जानेंगे। और छोटा सा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ? ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ? अब इनमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर आ रहा है, लेकिन मैं शुरू से बात करूंगा कि पहला जो हमने ऑप्शन लिया है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? 1905 में। ठीक है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन 1905 में क्यों प्रारंभ किया गया? बच्चों, आपको पता होगा कि भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, जिन सभी को पराजित करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने पूरी तरह से महारानी विक्टोरिया के हाथ में पूरा हैंडल कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके बाद जो है ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपने रूल्स और रेगुलेशन लागू किए, मतलब अपने नियमों कानूनों को लागू करना शुरू किया और भारत को एक बाजार की तरह उपयोग करना शुरू किया अपनी बाजारवादी नीति के कारण। ठीक है, भारत को एक तरह से वो मार्केट समझते थे और यहाँ से कच्चे माल लेके जाते थे और बने बनाए माल यहाँ पे बेचते थे। इस तरह से उन्होंने चीजें, इसकी पहली बार आपको मैं बता दूं, दादा भाई नौरोजी ने इसका धन निष्कासन सिद्धांत दिया है। पहले ऐसे व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी जिन्होंने इस चीज को पहचाना और धन निष्कासन सिद्धांत दिया। तो ऐसी चीजें चलती रही। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपको पता होगा बच्चों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो शुरुआत में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्य को, पद्धति को बहुत आसानी से स्लो मूवमेंट में स्टार्ट किया। मतलब हर साल दिसंबर माह में इनकी बैठक होती थी, हर साल। मतलब 85 में जो अध्यक्ष थे AO ह्यूम, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन इसको स्थापित करने में एलन एक्टवन ह्यूम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कुछ लोग इसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सॉफ्ट वॉल की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे बहुत बड़े आंदोलन होने की संभावना थी, इसलिए जो है एलन एक्टवन ह्यूम को डफरिन ने कहा कि आप इस तरह से एक संगठन बनाओ जिसमें भारतीय लोग सम्मिलित हों, और उससे क्या होगा कि ब्रिटेन को या ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश प्रशासन को भारतीय लोगों की मंशा की जानकारी होती रहे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ऐसा भी लोग कहते हैं। और इसमें कुछ सच्चाई भी थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने भी नेता थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने रुख की तरफ, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सोचना शुरू कर दिया। तो पहले में शुरुआत में जो लक्ष्य थे उनको क्या थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल से, मतलब वायसराय से वो मांग करते थे कि सरकार हम, मतलब अपने प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित कीजिए, भारतीयों के लिए प्रशासन की व्यवस्था कीजिए। ऐसी बात करते थे कि उनकी परिषद जो थी, मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, वो परिषद में सम्मिलित करने की बात करते थे और कुछ सुविधाएं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब भारतीय लोगों में एक तरह की एकजुटता दिखाई पड़ने लगी, भारतीय मानस में एक हिंदुत्व, एक हिंदू राष्ट्र या एक राष्ट्र की संकल्पना जागृत होने लगी, मतलब राष्ट्रवाद आने लगा। तो राष्ट्रवाद जब आने लगा तो लोग भारत को स्वतंत्र या स्वशासन के बारे में सोचने लगे। 1905 में बंगाल में, आपको पता होगा बंगाल कहाँ पे है, आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो है ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, आपको ऐसे घुमा हुआ है, ये वाला हिस्सा ऐसे हुआ है, ऐसे देखिए, ऐसे ये वाला जो हिस्सा है ये बंगाल का हिस्सा है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो इस हिस्से पर अंग्रेजों ने सबसे पहले राज किया।
ठीक है। सबसे पहले इस हिस्से में राज किया तो शोषण जितना शुरू हुआ अंग्रेजों का बंगाल और पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में शुरू हुआ, पहले भारत का हिस्सा था ये। तो इसमें जब उन्होंने शोषण शुरू किया तो यहाँ पे उनके लिए विरोध की कल्पना यहीं से शुरू हुई। आपको मैं बता दूं कि यहीं पे राजा राम मोहन राय, केशवचंद सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जितने भी बंगाली मानस थे उनका जन्म था। उन्होंने मानवता के लिए और भारतीय स्वशासन और स्वतंत्रता की बात करना प्रारंभ किया। तो बच्चों एक चीज जान लेना कि यहाँ की उत्तेजना को देखकर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया। क्या कर दिया? विभाजित करने की बात की। अगस्त 1905 में उन्होंने विभाजन करने की बात कही। और विभाजन का कारण क्या बताया? विभाजन का कारण ये बताया कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको अलग करने के लिए और हिंदू बहुल क्षेत्र को अलग करने की बात किया। लेकिन ये उनको ये नहीं पता था कि हिंदू धर्म मतलब हिंदुस्तान में, इंडिया में इस समय हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से अलग नहीं थे। उनमें ये भावना नहीं थी। लेकिन अब ये भावना कौन डाल रहा है? अंग्रेज डाल रहे हैं। किस तरह? पहली बात तो विभाजन करके, ठीक है। दूसरी इस विभाजन का विरोध किया गया। इस विभाजन का विरोध किया गया। जो विरोध किया गया वह किस रूप में किया गया? स्वदेशी आंदोलन के रूप में किया गया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या था कि हम पहली बात तो इसको अलग नहीं होने देंगे, विभाजित नहीं होने देंगे। दूसरी बात स्वदेशी वस्तुओं का क्या किया? अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इसी समय बहुत सारे स्वदेशी लोगों ने अपने मतलब ब्रिटेन के बनाए गए स्कूलों को छोड़ दिया और स्वदेशी स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया और उसके निर्माण किया गया। यहाँ तक कि कुछ साइंस जैसे कुछ साइंस के जो लेबोरेटरीज थे, केमिकल फार्मा कंपनी थी, वो स्वदेशी लोगों द्वारा प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक स्वदेशी कंपनी बनाई थी जिसमें स्वदेशी वस्तुओं से निर्मित एक फार्मा कंपनी खोली गई थी। इस तरह से बहुत सारी स्वदेशी चीजें स्वदेशी आंदोलन बनाए गए। स्वदेशी आंदोलन को विस्तृत रूप देने के लिए 1906 में विस्तृत रूप देने के लिए नरम दल और गरम दल में आपसी बातचीत होने लगी कि इसको बंगाल तक सीमित न करके स्वदेशी आंदोलन के पूरे भारत में विस्तार किया जाए। पूरे भारत में विस्तार किया जाए तो इसके लिए गरम दल में जैसे आप बिपिन चंद्र पाल को समझ लीजिए, लाला लाजपत राय को समझ लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को समझ लीजिए, ये लोग कह रहे थे कि पूरे भारत में विस्तृत किया जाए। जबकि नरम दल वाले जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और भी जितने भी लोग थे वो लोग क्या कहते थे कि बंगाल का मामला है, इसको बंगाल तक सीमित रखा जाए। तो इसकी अध्यक्षता के लिए बाल गंगाधर तिलक को और या तो लाला लाजपत राय को अध्यक्षता बनाने के लिए बात कही गई। यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1906 में। तो उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का नाम रख दिया गया। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम जाने जाते हैं। तो उनको जो है जब नाम दिया गया तो इन लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। लेकिन ये बात यहीं पे सीमित नहीं रही। 1907 के सूरत अधिवेशन में फिर यही डिस्कशन हुआ कि इस बात को हम लोग पूरे विस्तृत करेंगे पूरे भारत में। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, अब अधिवेशन की स्थिति मैं बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक सूरत अधिवेशन के हाल में हुआ था, जहां पे दोनों दलों में मारपीट हो गई, लाठी डंडा चलने लगा और इसी के बाद जो है पूरा का पूरा नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया। तो सूरत अधिवेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। ठीक है। अब देखिए 1907 के अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। इधर 1906 में कहने को कहेंगे तो 1905 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। मार्ले मिंटो एक्ट में
मुस्लिमों के लिए, किसको, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर गई, किसमें, मार्ले मिंटो एक्ट 1905 में, और 1906 में आगा खां के नेतृत्व में सलीम अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। कौन करवाया, अंग्रेज ने करवाया। अंग्रेजों ने ये पूरी व्यवस्था दी कि मुस्लिमों को एक लीग बनाया जाए, वो आपकी कमेटी बने और हम आपको राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएंगे। और क्यों, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट डालने के लिए, उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए, फूट डालो राज्य करो की नीति लागू करने के लिए ये व्यवस्था दी जा रही थी, जिससे राजनीति से प्रेरित मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसलमान आगे आए और इसमें लड़ाई हो और हम राज करते रहे। तो मूल उद्देश्य इनका था फूट डालो और राज करो, ठीक है। तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआती शक्ति को तोड़ने की कोशिश किया। लेकिन आप देखिए सूरत अधिवेशन के बाद, मतलब स्वदेशी आंदोलन सूरत अधिवेशन के बाद समाप्त ही हो जाएगा, लेकिन अभी जो 1906 से 1907, 8, 9 से लेके आपका 16 तक की स्थिति जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि पूरे भारत में छोटे छोटे क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, छोटे छोटे क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे आप देखेंगे अनुशीलन समिति की स्थापना होगी बंगाल में, और अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष करेंगे। बारिंद्र घोष क्या करेंगे, अनुशीलन समिति में और भवानी मंदिर नामक एक गुप्त एजेंसी खोली जाएगी, जिसके माध्यम से क्रांतिकारी को तैयार किया जाएगा। जब क्रांतिकारियों को तैयार किया जाएगा तो वो क्रांतिकारी क्या करेंगे, बीच बीच में अंग्रेजों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो भारतीयों को समझते रहेंगे भारत में शासन करना अब ठीक नहीं है, ठीक है। ये तो बात हुई सूरत अधिवेशन तक की। 1907 से लेके 1907 से लेके बच्चों 1907 से लेके 1916 तक, ठीक है, 1907 से लेके 1916 तक, ठीक है, इसी तरह की स्थिति बनती रही, ठीक है, मतलब शांत स्थिति कहेंगे। उसमें क्रांतिकारी आंदोलन छोटे मोटे होते रहे, ठीक है, बहुत सारे क्रांतिकारी उभर के सामने आए। 1907 से लेके 1907 से लेके 1916 तक, ठीक है, स्थिति ऐसी बढ़ रही। लेकिन 1916 में घटना एक घटती है, महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, कौन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है, अभी जो कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही कांग्रेस एक मंच साझा करते हैं, मतलब इनमें समझौता हो जाता है। दूसरी बात, गरम दल प्लस नरम दल में समझौता हो जाता है, ठीक है। इसलिए मुस्लिम लखनऊ अधिवेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल एक साथ मंच साझा करते हैं और समझौता करते हैं कि हम आंदोलन कैसे चलाएंगे, साथ में चलाएंगे, ठीक है। 1916 में एक और घटना घटित होती है, वो होती है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट ने संयुक्त रूप से होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी वो ज्यादा विस्तृत नहीं थी, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो ज्यादा विस्तृत थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग, होम रूल लीग का मतलब क्या है, होम रूल लीग मतलब स्वदेशी लोगों के द्वारा शासन की मांग किए जाने की वाले आंदोलन को होम रूल लीग मूवमेंट कहा गया। अब इस मूवमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ,
होम रूल लीग ने पूरे भारत में हर गांव में एक एक ऑफिस खोल दिया। पूरे भारत के गांव गांव में एक एक ऑफिस खोल दिया और उस ऑफिस का बाद में इस्तेमाल कब किया गया? रॉलेट एक्ट आंदोलन में किया गया। रॉलेट एक्ट आंदोलन जब शुरुआत की गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए उन ऑफिसों का उपयोग किया जिससे उनका जुड़ाव गांव के छोटे छोटे तबकों से होना शुरू किया। इसी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और इसी सदस्यता से बढ़ने से मतलब मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका उपयोग असहयोग आंदोलन में भी किया। अब देखिए एनी बेसेंट के बाद जो है होम रूल लीग, अब मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा। एनी बेसेंट पहली महिला हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट पहली महिला है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1917 में। ठीक है, 1917 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया एनी बेसेंट को। ठीक है, वैसे पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1925 में। ठीक है ना। अब देखिए 1916, मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगा। लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था उस पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल चंपारण से, बिहार से आके महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि महाराज माई बाप, हमारे चंपारण में 3 कठिया पद्धति चालू है और उस 3 कठिया पद्धति से ये हो रहा है कि ब्रिटिश कंपनी पूरे खेत के 3/20 भाग में नील की खेती करवा रहे हैं। जबरन हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी खेत जब्त कर लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए किसको आमंत्रित किया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी चंपारण गए और चंपारण में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। 1917 के चंपारण आंदोलन की उपलब्धि मतलब सफलता ने महात्मा गांधी की प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। इसके बाद उनको आमंत्रण मिला अहमदाबाद का। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहां पे किसानों के लगान बढ़ने के और मिल मजदूरों के अतिरिक्त बोनस दिए जाने को लेकर आंदोलन किया और पहला आंदोलन उन्होंने किया जहां पे सत्याग्रह का प्रयोग किया। और ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी के सफल रहे और इन तीनों आंदोलन सफल भी रहे। और इसके पहले महात्मा गांधी रंग भेद नीति अफ्रीका में सफल थे और वहां की प्रसिद्धि प्लस यहाँ की प्रसिद्धि ने महात्मा गांधी को एक विशाल रूप प्रदान कर दिया जो लोग उनसे जुड़ते चले गए। अब बात करते हैं 1918 में रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, 1918 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट को सिंपल सा एक शब्द में आप सोचिए, बिना वकील, बिना दलील, बिना मतलब पैसे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए उन्हें इसका विरोध करने के लिए, इसका विरोध सभी पूरे भारत में किया, रॉलेट एक्ट आंदोलन चला पूरे भारत में करने के दौरान 1919 मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुनना। उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक जनरल आर डायर था और एक जनरल ओ डायर था। जनरल आर डायर ने आदेश दिया, जनरल ओ डायर ने गोली चलवाई। उसमें हजारों, गिनती नहीं की गई लेकिन हमको जहां तक मतलब आंकड़े मिलते हैं 5000 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की संभावना थी। उसमें चारों तरफ से मतलब ये पूरा जलियांवाला बाग था, बाग को दीवार से घिरा था, बीच में एक कुआं था, एक ही रास्ता था और यहाँ पे पुलिस आके अंदर घुस गई और इससे चारों तरफ से घेर लिया। लोग भागे तो दीवार फांद के भागे या तो कुछ नहीं तो सब कुएं में कूद गए और सभी आदमी मारे गए।
आज भी इस जमीन लाल है और इस कुएं में कंकाल पड़े हुए हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरे भारत में अंग्रेजों की भर्त्सना की गई, लेकिन अंग्रेजों ने जनरल ओ डायर को महान योद्धा और परमवीर कहा कि हमारे देश का महान योद्धा जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर। इसलिए बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिश ने भारत को किस तरह से, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। 1919 के बाद भारत में एक और आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में, क्योंकि 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरू था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और मित्र राष्ट्र तुर्की पर आक्रमण कर रहे थे। तुर्की का जो राजा था उसका मुस्तफा कमाल पाशा नाम था। वह पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा था और उस खलीफा को ब्रिटेन ने क्या किया था, हरा करके गिरफ्तार कर लिया था, उसके खलीफात को समाप्त कर दिया था, जिसका विरोध भारत में रहने वाले मुसलमान कर रहे थे। आज ही नहीं, ये आज की बात नहीं कि आज भी अगर कोई दिक्कत होती है मुस्लिम जगत को तो यहाँ के आंदोलन शुरू हो जाते हैं, यही नहीं होता, तब भी होते थे। वो सूचना प्राप्त होती थी, जैसे ही खलीफा के ऊपर आरोप लगता था तो यहाँ के मुस्लिम आतताई हो जाते थे। फिर लेकिन आप सोचिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच शेयर कर रही थी, इसलिए खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करके मुस्लिमों के सहयोग करने की बात कही। यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत में मुस्लिम लीग और मुस्लिम और हिंदू एक होकर कार्य कर रहे थे। और उसके बाद शुरू हुआ अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत बेहतरीन आंदोलन था, 1920 में प्रारंभ हुआ, बहुत बेहतरीन आंदोलन था। इस आंदोलन में का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम 1 साल के अंदर भारत को आजाद करा देंगे, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन उसका कारण क्या था? महात्मा गांधी ये सोचते थे कि जो रास्ते मैं बताऊंगा, और उनका रास्ता क्या था? अहिंसावादी था। उनका रास्ता क्या था? अहिंसावादी था। अहिंसा मतलब अहिंसात्मक तरीके से हम विरोध करेंगे। विरोध किस चीज के करेंगे? विरोध ये करेंगे, लगान नहीं देंगे। विरोध किस चीज करेंगे? विदेशी वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे, विदेशी घरों में नौकरी नहीं करेंगे, धोबी जो था वो विदेशी कपड़े नहीं धोएगा, ला जो कर रहे थे उन्होंने ला छोड़ दिया था, स्कूल जो पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया था, नौकरी करने वाले नौकरी पेशा छोड़। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो बच्चे अगर अंत तक डटे रहें वही स्कूल छोड़े, नहीं तो नहीं छोड़े। बहुत लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 साल में भारत को आजाद करने का रखा गया। लेकिन गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे एक हिंसात्मक वारदात हुई, जिसके कारण 5 फरवरी 1922 को ये वारदात हुई और 12 फरवरी 1922 को, आज बहुत शादी है, पटाखा बहुत फूट रहा है, जान लीजिएगा बच्चों, जान लीजिएगा। आज अगर आप मिठाई नहीं खाएंगे जाके तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सब्सक्राइब करके तब जाइएगा मिठाई खाने, और लाइक कर दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है डेली न्योता मिल रहा है सबको। आज हमको भी न्योता मिला है। चलिए, फिर 1920 का असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी को लाखों लोगों ने बुरा भला कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब पूरे भारत की जनता उफान पे खड़ी थी उस समय आंदोलन वापस लेने से उनका उत्साह खत्म हो गया। पंडित नेहरू बार बार महात्मा गांधी के द्वार पे जा रहे थे, पंडित जी, महात्मा जी, आपने ये गलत किया। अरे भाई, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि निरीह अस्त्र शस्त्र विहीन जनता, सीधी सादी जनता एक बार भी अंग्रेजों के डंडे से मार खा जाएगी, एक बार भी अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गई तो दोबारा आंदोलन करने के लिए बाहर आएगी? नहीं आएगी। महात्मा गांधी ऐसे हथियार का उपयोग कर रहे थे, भैया तुम्हें शराब नहीं पीना है, शराब की दुकान पे बंद लगा दो, हम यहीं बैठे रहेंगे,
जब तक आप लोग दुकान नहीं बंद करोगे। मतलब बैठे रहेंगे, हमको मार के भगा दो फिर बैठे। मतलब ये था कि अगर मारते भी हैं अंग्रेज तो भी बुरा है, नहीं मारते हैं मान लेते हैं तब तो उनका नुकसान ही है। मतलब दोनों तरफ से महात्मा गांधी ने ऐसा हथकंडा अपनाया था कि उनको मजबूर कर दिया था। महात्मा गांधी का सबसे बढ़िया तरीका क्या था जानते हैं? महात्मा गांधी का तरीका था, पहले चिट्ठी लिखते थे। एक तो चिट्ठी लिखेंगे लिखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड महोदय या लॉर्ड रीडिंग महोदय, लॉर्ड इरविन महोदय, जिसको जिसको लिखा तो कहेंगे महोदय मैं एक आंदोलन शुरू करना जा रहा हूँ और इस आंदोलन का उद्देश्य होगा कि पहली बात भारत में स्वशासन होना चाहिए, दूसरी बात जो है यहाँ पे शराब की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, यहाँ पे लगान कम लगना चाहिए, भारतीय मूल्य रुपए की कीमत बड़ी होनी चाहिए। इस तरह की बातें जब होती थी महात्मा गांधी करते थे तो मांग करते थे कि ये इसका आदेश दे दीजिए। नहीं नहीं देंगे, ठीक है दूसरा लेटर भेजेंगे। आपने हमारी एक भी मांग नहीं मानी, अब हम आंदोलन करेंगे और अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, अगर आप स्वीकृति देते हैं तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। यही बात है। मतलब पूरी की पूरी धारणा उनकी एकदम रेगुलर रूटीन नियम के आधार पर चलती थी। मतलब उनको पहले से बता दिया जाता था कि ब्रिटेन को अब हमारे साथ ये होने वाला है, और ब्रिटिश कंपनी पहले से चेतावनी थी करें क्या इस बुढ़े का। आधी धोती पहन के, मैं बता रहा हूँ आपसे, महात्मा गांधी 1922 के बाद 1924 के बाद से एक धोती पहनते थे, एक धोती पहनते थे वही लपेट लेते थे, ये स्थिति थी। तो ठीक है बाद में चर्चा करेंगे कि उस असहयोग आंदोलन 1922 हुआ तो इसमें भी कहीं दांडी मार्च का हमने नाम नहीं लिया। फिर देखिए 1922 से लेकर 1928 तक, 1922 से लेकर 1928 तक भारत में फिर एक टोटल शांति रही। उस शांति में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लिहाड़ी, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अलग अलग जगहों पे अपना आंदोलन किया। इस चैप्टर का विषय नहीं है, मैं आपको उसको बाद में चर्चा करूंगा। देखिए बच्चों मैं हिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाला हूँ, अगर आप लोग रेगुलर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो अगली क्लास हमारी जो इतिहास की आएगी सीक्वेंस में आएगी। मैं पाषाण काल बताऊंगा, मैं सैंधव काल बताऊंगा, मैं वैदिक काल बताऊंगा, मैं मौर्य 6वीं शताब्दी बीसी बताऊंगा, फिर मौर्य काल बताऊंगा, फिर शुंग, फिर कर्ण, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, हर्षवर्धन काल, पूर्व मध्य काल, राजपूतों का काल, सल्तनत काल, मुगल काल, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता के बाद की भारत की कहानी एकदम सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। 1920 के से लेके 22 से लेके 1928 तक शांति रही। उस शांति के में छोटे मोटे क्रांतिकारी आंदोलन हुए, अच्छे वाले भी हुए, ऐसा नहीं कि सरदार भगत सिंह उसी आंदोलन से चमके। तो हम आपको बता दे रहे हैं 1924 में एचआरए बनाया गया। एक सिंपल सी सोच लीजिए, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एक जगह क्वेश्चन पूछा गया एचआरए के फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद 1928 में एचएसआरए बनाया गया। एचएसआरए का मतलब जानते हैं क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, 1928 में बनाया गया, ठीक है। फिरोजशाह कोटला में दिल्ली में बनाया गया था। अब देखिए 1930 में 1928 में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। और आपको पता है 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, ठीक है। अब देखिए 1930 में मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की। यही क्या कहा जाता है? दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने नमक कर बढ़ गया था, नमक कर तोड़ने के लिए, नमक बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से सभी को छूट देने के लिए दांडी मार्च किया। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की दांडी मार्च होती है, साबरमती से दांडी तक। दांडी मतलब आप गुजरात का तटीय क्षेत्र, और साबरमती आश्रम से 78 लोगों को लेके चले, पैदल गए थे रुकते हुए। पूरे इस दांडी मार्च के साथ पूरे भारत में कई जगह मार्च चल रहे थे।
सीरो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, दक्षिण में लाल कुर्ती आंदोलन के गफ्फार खां, उत्तर में कश्मीर में, और बहुत सारे लोगों ने आपके क्षेत्र में लगान न देने का आंदोलन चलाया गया। छतरपुर में भी आंदोलन हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में मदारी पारसी आंदोलन चलाया गया, एका आंदोलन चलाया गया, बहुत सारे आंदोलन जिसमें नेतृत्व किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बहुत सारे नेताओं ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930। आंदोलन इतना तगड़ा आंदोलन था कि पूरे भारत में यह जन आंदोलन की शक्ल ले लिया था। जनता बाहर निकलती थी, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करती थी, लगान नहीं देती थी और दांडी मार्च करती थी, जो भी जिस तरह से विरोध का तरीका अपनाए थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के रुख को देख के लॉर्ड इरविन घबरा गया और उस समय जो है ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन होता, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया 1930 में। जब वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वो ब्रिटेन की महाराजा को लगा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत का नेतृत्व कर रहा है, अगर वो सम्मिलित नहीं हुआ तो इस गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन किसके लिए बनाया जा रहा था? भारत में शासन करने के लिए। इसलिए लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को आमंत्रण पत्र भेजा कि आप समझौते के लिए आइए। तो महात्मा गांधी गए और उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखी। 11 सूत्री मांग में 6 मांग तो ऐसी थी जिसमें 50% से सीलिंग और पेंस की मुद्रा में बात किया, नमक कर में कटौती की बात किया, अपनी वस्तुओं खाने के लोगों को राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात की। ऐसी 11 मांगे की, जिसमें बहुत सभी मांगे तो नहीं मानी गई, तो बहुत सारी मांगे मान ली गई। अब सबने अवज्ञा आंदोलन को बीच में छोड़ के महात्मा गांधी चले गए कहाँ? लंदन, ब्रिटेन में उन्होंने देखा कि सभी लोग भारत के आके अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे थे। तो महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप क्या करें? कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा जैसे चल रहा है चले, तो बिना कुछ कहे कि चले आए। आने के बाद वहां पे क्या चल रहा था? सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने राजनीतिक पार्टियों और आरक्षण की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो चुनाव होगा हमको आरक्षण मिलना चाहिए। B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मात्र एक उद्देश्य था कि अपनी पार्टी, अपनी जाति, अपनी कौम, अपने संप्रदाय के लोगों को लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। तो महात्मा गांधी वापस आते हैं, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है यरवदा जेल में, वह जब आते हैं B.R. अम्बेडकर, और वो क्या ले आते हैं कि हरिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लेके आते हैं। तो महात्मा गांधी ये सोच के करते हैं कि हिंदुओं से हरिजन अलग नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। और महात्मा गांधी B.R. अम्बेडकर के बीच जयप्रकाश नारायण, रामप्रसाद लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी के सहयोग से एक समझौता होता है, उसको कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी की बात B.R. अम्बेडकर मान जाते हैं, और B.R. अम्बेडकर जब उनकी बात मान जाते हैं तो उनको पहले जो 75 सीट मिल रही थी 78, अब उनको 148 सीट गई, लेकिन उनको ये कहा गया कि आप हिंदुओं में ही रह के काम करेंगे, ये बात है। इसके बाद 1934 में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1932-34 से लेके आपको मैं 37 की थोड़ी सी कहानी बताऊंगा कि चुनाव होता है भारत में, और मतलब कि लगभग 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शासन करती है। इसको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों ने जब भारतीयों को सम्मिलित कर लिया तो उस समय त्याग पत्र देते हैं 28 मार्च बाद। फिर सबसे बड़ी बात हम कहेंगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत का बहुत बड़ा आंदोलन था 1942 का, और इस आंदोलन की आग 1940 से ही लग गई थी। महात्मा गांधी जुलाई 1942 के
वर्धा कांग्रेस अधिवेशन में कह दिए थे कि अगर कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं चलाती है तो भारत की भूमि से के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ी कर देंगे। और ग्वालियर टैंक 7 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी वहां पे बहस कर रहे थे और बाहर जो है लाखों जनता चिल्ला रही थी कि महात्मा गांधी जल्दी से कोई निर्णय लें। शांतपूर्वक 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत पूरे भारत से जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद पूरी जनता पागल हो गई और उसने कहीं रेल की पटरी फाड़ रहा है, कहीं थाने में आग लगा रहा है, कहीं मतलब जनता ये छोड़ दिया, सोच लिया था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। मतलब 1 डेढ़ साल तक पूरे भारत में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। बलिया में और तामलुक में, कलकत्ता में और कई जगह, सतारा में 3 जगह जाति सरकारें बन गई थी और वहां पे प्रशासन चलने लगा था और ब्रिटेन के प्रशासन की समाप्ति हो गई थी। लेकिन ब्रिटेन के प्रशासक ये जान गए थे कि अब हमको भारत से भागना ही पड़ेगा और इसी का परिणाम था कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया और 1947 में भारत को आज़ाद करना पड़ा। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत परेशान कर दिए आप लोग, लाइक नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।